नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ, दैट इज प्रेसिडेंट। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, उनसे कितने जुड़े हुए अनुच्छेद हैं, ठीक है, और कैसे कैसे उनका निर्वाचन होता है, ये सारी जो पूरा डिटेलिंग आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और प्यारे बच्चों, बताऊंगा कि ये जो आपका जो राष्ट्रपति नामक की जो आपका ये मेरा वीडियो आप होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे छोटा एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, चाहे इवन पीसीएस हो, आरओ आरओ हो, टेट हो, सुपर टेट हो, तो बच्चों हर जगह क्या होता है, इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद ये जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट हो गया। अब इनसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने सबको एक जगह पर लिख दिया है, तो आप इनको देख लीजिए कैसे क्या होता है। तो पहला अनुच्छेद है बच्चों, अनुच्छेद 52। क्या है? अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, जितने भी अनुच्छेद है बच्चों, मैं बता दूं आप लोगों को कि इस सबको मैं डिटेल में, जैसे यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 52 के बारे में वर्णन किया हूँ, 53, और फिर अनुच्छेद देखें 54 यहाँ पर निर्वाचन के बारे में बताया हूँ। तो जितने भी आपके अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, सब पर मैं थोड़ा थोड़ा उसका जो मुख्य जो की बिंदु है वो आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52 हो गया, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है कि भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका के बारे में मैं बता दिया था कि कार्यपालिका केंद्र की अलग होती है और राज्य की अलग होती है। ठीक है, तो उसकी जो शक्ति किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 54। क्या बच्चों? अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है? निर्वाचन से है। किसके निर्वाचन से है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 54 है ना, पूरा मैं डिटेल यहाँ पे लिखा हूँ, भी पूरा समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट है अनुच्छेद 55, निर्वाचन विधि। मतलब आपको तो लग रहा होगा कि सर अनुच्छेद है, इसमें ये लिखा हुआ है। एक्चुअली जो राष्ट्रपति जो चैप्टर है बच्चों, यह बहुत बड़ा है, तो एक एक अनुच्छेद पे अगर पढ़ाई तो एक एक वीडियो हमारा बनेगा एक एक अनुच्छेद पे। तो उसमें का पूरा था लंबा वीडियो नहीं करूंगा, लेकिन उसका जो की वर्ड है, जो जहाँ पर मुख्य, जहाँ परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं वहां से प्रश्न, मैं उस पर चर्चा जरूर करूंगा। ठीक है, तो देख लीजिए निर्वाचन विधि के बारे में है अनुच्छेद। जब निर्वाचन की बात आ गई तो उसके बाद फिर क्या जाएगा? विधि के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 56। क्या बच्चों? अनुच्छेद 56 ये पदावधि के बारे में है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति कितने साल के लिए नियुक्त होता है। तो क्या बताएंगे? जानते हैं पहले से 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। बीच में इनको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। ठीक है, महाभियोग के बारे में भी है यहाँ पे चर्चा, जिसमें बताएंगे आप। तो अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति जो होंगे उनकी कितनी पदावधि होगी, कितने समय के कार्यकाल के लिए वो बनेंगे। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष के लिए, और उससे पहले भी क्या करते हैं, उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, क्या करके? महाभियोग लगा करके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 57। क्या बच्चों? अनुच्छेद 57 है, इसको बोलते हैं पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक बार आप प्रेसिडेंट बन गए, इसके बाद दोबारा भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जानिए कि अनुच्छेद 57 किसे 56 पदावधि से हो गया, और पुनर्निर्वाचन का मतलब आप राष्ट्रपति तो है, एक बार बन चुके हैं, फिर दोबारा आप बनेंगे, तो ये क्या है? पुनर्निर्वाचन वाली बात हो जाएगी 57 के माध्यम से। अनुच्छेद 58 का कहता है योग्यता के बारे में, ये आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप सुनेंगे योग्यता तो हंसेंगे, इससे राष्ट्रपति बनना है राष्ट्रपति, लेकिन योग्यता भी पढ़ाएंगे, इसमें डिटेल पूरा वीडियो बताएंगे। तो मतलब पढ़ा लिखा ना हो, उनकी योग्यता में क्या लिखा हुआ है? पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है बच्चों, ये सब बातें हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 59, पद की शर्तें। पद की शर्तें का मतलब वही, जैसे कि कितना तनख्वाह मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। और जब पद पे बने हैं तो उन्हें कोई गिरफ्तार, न्यायिक उनको हिरासत में लिया सकता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। ठीक है, अनुच्छेद 59 के साथ पद की शर्तें दी गई हैं। अगला है अनुच्छेद 60, और क्या है? शपथ। किसकी शपथ? राष्ट्रपति की शपथ। ऐसे जो अब आपका शपथ होता है बच्चों, तो क्या बताएंगे
अनुसूचित 3 के तहत होता है, और भी जो आपके लोग शपथ ग्रहण करते हैं देखते होंगे आप, तो वो अनुसूचित 3 के तहत होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है किसके तहत होता है? अनुच्छेद 60 के तहत होता है, याद रखिएगा। अगला है अनुच्छेद 61, महाभियोग की प्रक्रिया। मान लीजिए कि अगर संविधान से कुछ छेड़छाड़ हो रहा है या संविधान में कह रहा है कुछ और काम कर रहे हैं कुछ और, तो इस तरीके से एक प्रक्रिया होगी। इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, बस इससे जानते रहिए कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है कि अनुच्छेद 61 के तहत आती है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 62। क्या बच्चों? अनुच्छेद 62, प्रेसिडेंट के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि। यह कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट है और वह किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, वह हट गए या कुछ होता है इस तरीके से, तो प्रेसिडेंट के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि, तो पदावधि बच्चों की कितनी होती है? मैक्सिमम 6 माह होती है, यानी कि 6 महीने का आपको समय मिलता है और 6 महीने में क्या करना पड़ता है? आपको चुनाव कर लेना है, नए राष्ट्रपति को चुन लेना है, ठीक है। तो यही कहना है कि स्थान पर नियुक्त व्यक्ति की पदावधि यानी कि 6 माह के लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 72। क्या है? 72 में क्या है बच्चों? क्षमादान है, कि राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि वह क्या करता है? वह किसी को क्षमा कर सकता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है क्षमादान की। नेक्स्ट है अनुच्छेद 74A, पी यानी कि प्रेसिडेंट, जहां भी मैंने पी लिखा है इसका मतलब प्रेसिडेंट हो जाएगा। पी मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है वह मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और आप जानते हैं कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के अध्यक्ष या प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद के प्रमुख या अध्यक्ष कहा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी प्रधानमंत्री जो कहेंगे यही मंत्री परिषद लोग मानेंगे, और प्रेसिडेंट अपना क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो आप समझ सकते हैं ये नाम के सिर्फ प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जो कैसे है, ये सिर्फ नाम के हैं। मंत्री परिषद का सलाह के अनुसार, तो मंत्री परिषद किसकी बात मानेगा? अध्यक्ष की बात मानेगा। अध्यक्ष का मतलब पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। आगे आप खुद समझदार हैं, ठीक है। तो लेकिन किसके? अनुच्छेद 74A के तहत। अनुच्छेद 80, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। इसके बारे में पिछले वीडियो बताया हूँ। संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। संयुक्त अधिवेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संयुक्त का मतलब ऐसे कंजॉइंट, ठीक है। तो वो दोनों अधिवेशनों को बुलाने का काम कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो क्या बताएंगे? 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 देख लीजिए क्या कहना चाह रहा है। अनुच्छेद 11 कहने का मतलब है यह वीटो पावर, राष्ट्रपति के वीटो पावर से संबंधित है। थोड़ा तबियत थोड़ा सा नासाज है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, देखिए आप लोग सपोर्ट करें मुझे। अनुच्छेद 111 ये किसके बारे में वर्णन करता है? वीटो पावर। किसके वीटो पावर के? राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में अनुच्छेद 11 बताता है। आप कहेंगे सर वीटो पावर क्या होता है? तो वीटो पावर कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए संसद के द्वारा कोई विधेयक लाया गया, ठीक है। संसद के द्वारा कोई विधेयक लाया गया राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। तो संसद कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनके द्वारा कोई विधेयक पारित करके किसके पास लाया गया? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को देखते हैं, उनको समझ में आए तो अपनी इच्छा को मालिक हैं, चाहे तो उस पर अपनी अनुमति स्वीकृति दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते हैं। तो जो स्वीकृति दे दिए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिए तो इसी को बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। तो अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर है। किसका वीटो पावर है? राष्ट्रपति का वीटो पावर है, ठीक है। और वीटो पावर कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ऐसे बस थोड़ा जानते रहिए। तो जो भी विधेयक आता है संसद के माध्यम से, तो उस विधेयक को अधिनियम या कानून, वह विधेयक तब तक अधिनियम या कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति अपनी उसके स्वीकृति न दे, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा बात।
चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 123 क्या है बच्चों? अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये क्या होता है? ऑर्डिनेंस क्या होता है? ये कहने का मतलब ये है, अध्यादेश का मतलब ही होता है अल्प अवधि कानून। अध्यादेश का मतलब क्या होता है? अल्प अवधि कानून। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों सदन जब सही ढंग से कार्य न करते हो, जो उनका कार्रवाई का जो समय होता है, जो अपना सुनवाई उनवाई करते हैं, तो या तो एक सदन न चल रहा हो, लोकसभा चल रहा हो, राज्यसभा न चल रहा हो, राज्यसभा चल रहा हो, लोकसभा न चल रहा हो, या दोनों में कोई न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति के पास एक ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और वह अध्यादेश जो होता है एक अल्प अवधि कानून की तरह काम करता है। समझा गई बात? तो ये कानून की तरह काम करता है, तब वो सदन क्या करने लगता है? चलने लगता है। तो अध्यादेश 1, 2, 3 याद कर लीजिए मेरे साथ, बोलिए। अध्यादेश जो अनुच्छेद है, क्या अनुच्छेद किसमें दिया गया है? अध्यादेश 1, 2, 3। अध्यादेश 1, 2, 3। वीटो 111, वीटो 111। ठीक, इस तरीके से याद कर लीजिए। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अगर मान लीजिए कोई किसी चीज पे निर्णय लेना है राष्ट्रपति को, और वह अपना मूड नहीं बना पा रहा है, उसमें कोई डिसीजन नहीं मेकिंग नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति कहाँ पर दिया गया है बच्चों? 143 में। कहाँ पर दिया गया है? 143 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। और 352, 356, 360 के बारे में मैं पिछले वीडियो में चर्चा किया हूँ। यहाँ राष्ट्रपति से संबंधित कौन है? 356। 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और 360 क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल से। किससे हो जाएगा? 360 अगर कर देंगे तो वित्तीय आपातकाल से हो जाएगा, और 352 राष्ट्रीय आपात से। ये सभी एग्जाम वगैरह अभी पूछे गए थे, लेटेस्ट एग्जाम वगैरह में। तो बच्चों इतनी सारी बातें हो गई। आइए अब हम एक अनुच्छेद को पकड़ते हैं, अनुच्छेद 52। देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। ये अनुच्छेद 52 है बच्चों। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और वही राष्ट्रपति क्या होगा? वह राष्ट्राध्यक्ष होगा। वह क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और वही क्या होगा? वही राष्ट्रपति, उसी को क्या बोलेंगे? राष्ट्राध्यक्ष भी बोलेंगे। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि वह एक नाम मात्र का प्रमुख होगा। नाम मात्र का प्रमुख होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होगा। और क्या है? प्रथम नागरिक क्या है? और आप पहले से भी जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है। भारत सरकार का जो कार्य होगा राष्ट्रपति के नाम होगा। भारत सरकार के जो कार्य होंगे वो किसके नाम होंगे? राष्ट्रपति के। करेगा कोई और, लेकिन नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का नाम होगा। तो इतना मैंने क्यों लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु लिखा है। तो कहने का मतलब यह होगा, इसमें से कोई ऐसे पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र का प्रमुख होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आप बताएंगे 52 में। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं, तो वो किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 52 के तहत। और राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। और भारत सरकार द्वारा जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम होंगे, या किस अनुच्छेद के तहत जाना जाता है? अनुच्छेद 52। और भारत का राष्ट्रपति 52 मालूम ही है। इतनी सारी बातें थी बच्चों। आइए आगे देख लेते हैं। 52 हो गया। और 53 मैं बता दिया हूं कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? 53 के अगर बारे में डिटेल में जाएं तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, ये भी जानते रहिए आप लोग। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कि आपको समझना है, जहां से प्रश्न बनते हैं, उसको देखिए। अनुच्छेद 54 निर्वाचन। 54 निर्वाचन। 54 आ रहा है ना? निर्वाचन बता चुका पिछली वीडियो में। ये हो गया निर्वाचक मंडल हो गया। ठीक है, निर्वाचक मंडल हो गया। तो इसमें अब पूछेगा कि कौन इसमें शामिल है, कौन शामिल नहीं है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होगा और कौन शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन शामिल है बच्चों। लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, मैंने लिखा नहीं के सभी,
कुछ अन्य चीजें होती है। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा बच्चों? LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी, याद रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड पर्सन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। ठीक है। दूसरा, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। जो विधानसभा, जो राज्यों में जो विधानसभा होता है, राज्यों में जो क्या है बच्चों, विधानसभा होती है, उसके सभी निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा सभी निर्वाचित। यही इंपॉर्टेंस में देखना है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है तो उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु क्या है? यूटी। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र या संघ शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी में सिर्फ आपके दो लिया गया है यूनियन टेरिटरी को, DP, मेरे साथ बोलिए, DP। डी का मतलब दिल्ली, डी का मतलब दिल्ली और P का मतलब पुदुचेरी। तो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, देख रहे हैं यहां भी निर्वाचित आ गया, यहां भी निर्वाचित आ गया। तो लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और यूनियन टेरिटरी के तहत दिल्ली और पुदुचेरी, पहले पांडिचेरी था अब पुदुचेरी हो गया है, तो दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य ये सभी क्या करेंगे, इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। एक पूछता है क्वेश्चन, ये जो दिल्ली और पुदुचेरी वाला जो निर्वाचित सदस्य है ये किसके तहत है? तो बच्चों याद रखिए, मैंने 4 बनाया यहाँ पे, 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत। मैंने इसको कब शामिल किया गया? 17वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत इसको शामिल किया गया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाए होंगे। कौन शामिल नहीं है? अब देख लीजिए कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं हो जाएगा? कोई भी मनोनीत सदस्य, कोई भी मनोनीत सदस्य। ठीक है। जो जैसे अब अगर हम यहाँ पे देखिए मनोनीत सदस्य कहाँ गया, कहाँ लिखा हो मनोनीत सदस्य? हाँ यहाँ पर राज्यसभा में 12 मनोनयन लिखा ना, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 80 के तहत लिखा है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। तो क्या यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या वो अपना मत देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो कैसे हैं? मनोनीत है। तो कोई भी मनोनीत सदस्य उसमें शामिल, मंडल में शामिल नहीं होगा। दूसरा, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। देखिए विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा बच्चों छोटा होता है और विधान परिषद क्या होता है? बड़ा होता है। जहां पर लिखा विधान परिषद के सदस्य यानी कि उच्च सदन। ठीक है। तो कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होगा। विधान परिषद के सदस्य जो है, जो इसको बोलते हैं उच्च सदन, ये भी शामिल नहीं होंगे। वो मुख्यमंत्री जो विधान परिषद का सदस्य हो, सीधी सी बात है, विधान परिषद सदस्य शामिल नहीं होंगे। तो चाहे वो मुख्यमंत्री भी हो वो भी शामिल नहीं होगा। तो वो CM मतलब मुख्यमंत्री जो विधान परिषद का सदस्य हो। ठीक है। अभी जो पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें तो सीधा सीधा पूछ दिया कि लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन कौन है? तो क्या बताएंगे? अगर लोकसभा राज्यसभा पूछेगा तो कौन हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। ये उच्च सदन हो जाएगा, निम्न सदन। विधानसभा और विधान परिषद में क्या हो जाएगा? विधानसभा निम्न सदन हो जाएगा और विधान परिषद क्या हो जाएगा? उच्च सदन हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें भी परीक्षा पूछ ली जाती है, आप जानते रहिए। इतना होगा बच्चों। अब देखिए संसद की बात अगर कहें, अगर मैं बात सिर्फ संसद की करता हूं तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पर मैंने लोकसभा राज्यसभा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्चुअली राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति में राष्ट्रपति थोड़ी ना शामिल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे संसद के रूप में लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा। अगर कह दिया कि सभी सदस्य का मतलब संसद के, ऐसे अगर क्वेश्चन बन जाए कि इनके निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, तो क्या यह सेंटेंस सही है? गलत है, क्योंकि संसद के सभी सदस्यों में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, सभी सदस्य में इलेक्टेड निर्वाचित
और नॉमिनेटेड मतलब नामित। तो ये दोनों सदस्य आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा है, निर्वाचित लिखा है। तो इसमें नॉमिनेटेड नहीं होगा, नामित नहीं होंगे, सिर्फ क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे। ठीक है, ये मतलब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझते रहिए। आइए 2-3 बातें और देख लीजिए प्लग से। ये विधि मतलब ये जो निर्वाचन संबंधी, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो कोई विधि होगा, जो कोई कानून होगा, कोई नियम होगा, कोई रूल होगा, वो बनेगा तो कौन बनाने का काम कौन करेगा, संसद करेगा। अब समझ आ गया, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। वहां का जो आपका कौन है, मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद मिलकर के काम करेंगे। निर्वाचन शक्ति, देखिए विधि बनाने का काम कौन करेगा, संसद करेगा। और निर्वाचन शक्ति किसके अंडर में है, किसके निर्वाचन की, जो निर्वाचन कराने के जो पावर, जो शक्ति है, वो किसके हाथ में होगा, चुनाव आयोग के हाथ में होगा। और यह चुनाव आयोग, जो ये चुनाव आयोग है, शक्ति तो चुनाव आयोग के हाथ में है, लेकिन यह चुनाव आयोग क्या करेगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से, वही केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसका अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो चुनाव आयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्वाचन अधिकारी का चुनाव करते हैं। और यही निर्वाचन अधिकारी क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, चुनाव करवाएंगे, फिर मतगणना करेंगे और फिर बाद में उसका रिजल्ट भी घोषित करेंगे। तो याद रखिएगा कि चुनाव से संबंधित ये जो विधि होती है, विधि बनाने का काम संसद करता है, और निर्वाचन की जो शक्ति होती है चुनाव आयोग के पास होती है। और चुनाव आयोग अपने मन से नहीं करता है, जो निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं, इस निर्वाचन अधिकारी का नहीं, चुनाव आयोग अपने मन से इसको नहीं उसको बना दिया निर्वाचन अधिकारी। या चुनाव आयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से, जिसके प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री होते हैं, इनकी सबकी सलाह लेकर के तब निर्वाचन अधिकारी का चुनाव होते हैं। और ये अधिकारी क्या करते हैं, चुनाव को संपन्न कराते हैं। कुछ और भी 2-3 फैक्ट है। अगर मान लीजिए चुनाव संबंधित कोई विवाद होता है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, निर्वाचन संबंधित कोई मान लीजिए कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो वो कहां पर सुलझेगा ये बात, सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर होगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट में। और मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद शून्य हो गया, तो उनके द्वारा किया गया कार्य कभी भी शून्य नहीं होगा। पद तो भले शून्य हो गया, वो राष्ट्रपति पद पर थे, तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी काम किया है, वो पद तो शून्य हो गया, लेकिन कार्य शून्य नहीं होगा। ठीक है। और किसी भी राज्य की अगर विधानसभा भंग हो जाती है, किसी भी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है, तो उसके निर्वाचन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। किसके निर्वाचन पे, राष्ट्रपति के निर्वाचन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आशा करता हूं बच्चे की सारी बातें समझ आ गई होगी। थोड़ा सा तबीयत तो था, थोड़ा गले में खराश थी, इसलिए थोड़ा उतना बढ़िया नहीं बोल पाया हूँ, लेकिन समझाने का प्रयास किया हूँ बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, थैंक यू।